राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 4th क्लास होगी और आज हम 1947 तक पूरा कवर कर लेंगे। 1925 तक हमने कल कर लिया था, आज हम 1925 से 1947 तक का पूरा एरिया कवर करेंगे, जिससे कि हमारी क्लासें बहुत जल्दी हो जाएं और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और यहाँ से 5 क्वेश्चन आप आरपीएफ में अपने मान के ही चलो। और आपने यूपी पुलिस के पेपर में भी देखा था कि यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बने ही थे। ठीक है, शुरू करते हैं। 1925 तक हमने कल पढ़ लिया था, अब हम पढ़ लेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में। आज जो हम पढ़ेंगे वो 1925 से लेके 1947 तक का हम पूरा पार्ट कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन क्यों आया था? एक भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसी की समीक्षा करने के लिए, मतलब अंग्रेज क्या करते थे, हर 10 साल में एक आयोग भेजते थे, कमीशन भेजते थे भारत में, यहाँ की स्थिति देखते थे और उस हिसाब से रिपोर्ट बनाते थे कि आगे भारत पे राज हमें कैसे करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया। इसके बाद जो हमारा अगला अधिनियम आना था 1929 में आना था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव था, इसीलिए साइमन कमीशन भेजा गया। कब? 1928 में। डायरेक्ट पेपर में डेट आती है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। किसकी समीक्षा करने के लिए? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए आया था साइमन कमीशन। क्या था भारत सरकार अधिनियम 1919? डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी है। चेम्सफोर्ड उस टाइम हमारे यहाँ का वायसराय था और मॉन्टेग्यू हमारे यहाँ का सचिव था। ठीक है, क्या था इसमें? इसमें एक चीज लागू हुई, द्वैध शासन। द्वैध शासन पेपर में डायरेक्ट आता है कि द्वैध शासन कौन से अधिनियम से लागू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। क्या था द्वैध शासन? इसमें यह था, जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय जो थे वो तो थे भारतीयों के पास, और जो अहस्तांतरित विषय थे, जो अहस्तांतरित विषय थे वो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे थे। तो ये था द्वैध शासन। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दे दिए गए थे और अहस्तांतरित विषय अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे, जिससे कि भारतीय आजाद होने के लिए कोई आंदोलन ना करे। ठीक, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 में, द्वैध शासन, जो कि पेपरों में बहुत पूछा जाता है। अब इसी की समीक्षा करने के लिए आया था 1928 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। पेपर में क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एसएससी इस टाइम टीसीएस बहुत पूछ रही है इसे, हो सकता है आपके आरपीएफ में भी पूछा जाए। क्या कि साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया? साइमन कमीशन भारत आया था 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कब? एक तो ये आया था फरवरी 1928 में, और एक आया था ये अक्टूबर 1928 में। फरवरी 1928 में आया ये भारत पहले, उसके बाद फिर ये अक्टूबर 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी वो 1930 में दी थी। ठीक है, अब साइमन कमीशन भारत आया और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और ये सातों के सातों कहां के थे? अंग्रेज थे। सातों सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। इसलिए भारतीयों ने नारा दिया, साइमन वापस जाओ। और लाला लाजपत राय पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, एक अधिकारी था अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स, इसने लाठी मार दी इनके और ये मर गए थे। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी। किसने? अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने। ठीक है, साइमन कमीशन भारत जब आया तो सबसे पहले कहां पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। मुंबई।
पूछ सकता है पेपर में, साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा, तो ये मुंबई में पहुंचा था। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में 2 बार ये भारत आया, फरवरी 1928 में और अक्टूबर 1928 में। रिपोर्ट 1930 में दी। सदस्य इसमें 7 थे जो कि अंग्रेज थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। लाला लाजपत राय, इन्होंने इसका विरोध किया था पंजाब में, और ये सैंडर्स अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी, उसने लाठी मार के इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये था साइमन कमीशन 1928। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे 1928 में। 1928 में एक संस्था बनी जिसका नाम था क्या, HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी। एक HRA बनी थी और ये बनी थी HRSA कब, 1928 में। कहां बनी थी ये, पंजाब में। किसने बनाई थी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। भगत सिंह, इन्होंने मिलकर ये संस्था बनाई थी। और इसी संस्था ने, HRSA ने ही सैंडर्स, जिसने लाला लाजपत राय को मारा था, उसकी हत्या कर दी थी। उसे बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। पेपर में पूछे कि काकोरी षड्यंत्र केस में किसकी हिस्सेदारी थी, तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और लाहौर षड्यंत्र केस में जो मेन किसने किया था, ये 1928 में HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी ने किया था लाहौर षड्यंत्र केस। क्या था लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें सैंडर्स को मार दिया था। सैंडर्स को मार दिया था किसने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने मिलके सैंडर्स, जिसने लाला लाजपत राय को मारा था, उसे मार दिया था। कब, 1929 में हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो HRA से बनी 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी। पंजाब में बनी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बनाई थी। लाहौर षड्यंत्र केस इसने किया 1929 में। सैंडर्स को मार दिया था लाहौर में। किस किसने मिलकर मारा था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए इन्हें फांसी दे दी गई। कब, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किस किस को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। सुखदेव और राजगुरु जो थे, इन्हें फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब चंद्रशेखर आजाद कब, इनकी मृत्यु कब हुई, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो थे, इनकी मृत्यु हो गई कहां, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। किसने, चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद जो थे, इन्होंने 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी। पूछा जाता है सीक्वेंस के हिसाब से, जिसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्रम वाइज लगाएं, तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, भगत सिंह की मृत्यु, तो ऐसे करके वो पूछता है। तो पहले चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब लाहौर षड्यंत्र केस हमारा हो गया। 1930 में, 1930 में आंदोलन चला, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है गांधी जी का, और पेपरों में बहुत आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930। इसका और नाम भी है, इसे दांडी मार्च भी बोलते हैं, दांडी मार्च या नमक आंदोलन। 3 नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च या नमक आंदोलन। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ। किसने शुरू किया, गांधी जी ने। कहां से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से। कहां तक यात्रा करी थी, दांडी तक। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा करी थी। और
दांडी में जाके गांधी जी ने नमक बना दिया और नमक कानून तोड़ दिया था। यही थी दांडी यात्रा या नमक आंदोलन। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, कब गांधी जी पहुंचे थे दांडी? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। और शुरू कब की थी यात्रा? 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू करी थी साबरमती आश्रम से। और दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया। पेपर में पूछा जाता है कि पहला आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, गांधी जी का पहला आंदोलन था ये जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। और किसके कहने पे महिलाओं को शामिल किया था गांधी जी ने इसमें? वो थी कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके कहने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल किया था। किसके कहने पे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। और ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है कि गांधी जी ने किसके कहने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में या दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल किया था? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनके कहने पर महिलाओं को गांधी जी ने इसमें शामिल किया था। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे गांधी जी के साथ कौन पत्रकार था? तो पत्रकार था, विदेशी पत्रकार जो गांधी जी के साथ इस आंदोलन में था, वो था बेब मिलर। बेब मिलर पत्रकार था जो कि गांधी जी के साथ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 में। ठीक है, कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से दांडी तक। अब आगे 5 मार्च 1931 एक समझौता हुआ। क्या क्या? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते में हुआ, गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मैंने शुरू किया उसे मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि हमारे जो लोग तुमने बंदी बना रखे हैं तुम उन्हें छोड़ दोगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हिंसा और आगजनी के दोषियों को छोड़कर सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया एनडीए में, यूपीएससी ने ही ये पूछा था कि गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया और अंग्रेजों ने उन गांधी जी की बात मानी कि हिंसा और आगजनी के जो दोषी हैं वो तो जेल में ही रहेंगे, लेकिन और लोग जो है जो हमने बंदी बना रखे हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। और इसी के साथ गांधी इरविन समझौते के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। ठीक, अब 5 मार्च 1931 तक हमने देख लिया। 1929 में एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट। क्या था ये एक्ट? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में क्या था? उस टाइम हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। उस टाइम वायसराय था इरविन। शारदा एक्ट में क्या था? ये यूपीएसआई में पूछा गया था, बहुत पेपरों में पूछा जाता है। शारदा एक्ट 1929 का, वायसराय था लॉर्ड इरविन। इसमें यह था कि जो लड़कियों की विवाह की आयु है, लड़कियों की विवाह की आयु ये 14 साल कर दी गई और लड़कों की विवाह की आयु 18 साल कर दी गई थी। किससे? शारदा एक्ट के। कब आया था? 1929 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लड़कियों की विवाह की आयु 14 साल और लड़कों की विवाह की आयु 18 साल। कौन से एक्ट से हुई थी? शारदा एक्ट से। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक, अब 1931 में
आया आपका क्या, गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद 1932 में, 1932 में हमारा वायसराय था उस टाइम, हुआ पूना पैक्ट, पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ, 1932 में। बहुत पूछा जा रहा है आजकल पेपरों में, क्या था ये। 1932 में हमारा वायसराय था कौन, जब पूना पैक्ट हुआ तब वायसराय कौन था, वेलिंगटन। विलिंगटन हमारा वायसराय था। और विलिंगटन ने भारत में एक चीज शुरू करी, क्या, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, इसे बोलते थे फूट डालो और राज करो। सांप्रदायिक पंचाट शुरू किया किसने, विलिंगटन ने, जो कि भारत का वायसराय था 1932 में। क्या था सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट में बात बोली गई कि जो दलित लोग हैं, दलित लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया था 1909 में मार्ले मिंटो ने, ऐसे ही सांप्रदायिक पंचाट शुरू किया किसने, वेलिंगटन ने। और उसमें बोला गया कि दलित लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट में ये बात बोली गई। गांधी जी ने इस चीज का बहुत विरोध किया, गांधी जी ने इसका विरोध किया। और गांधी जी उस टाइम जेल में थे पुणे में, और गांधी जी ने जेल से ही क्या कर दी, भूख हड़ताल। पूना जेल में थे गांधी जी, और पूना जेल से ही गांधी जी ने क्या शुरू कर दी, भूख हड़ताल जेल में ही शुरू कर दी, जिसे हम बोल सकते हैं आमरण अनशन। आमरण अनशन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसके खिलाफ आमरण अनशन किया था, तो सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ, या पूना पैक्ट जब हुआ था तब गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। नेताओं को पता चला कि गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए हैं, तब रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्होंने भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता कराया, जिसको नाम दिया गया पूना पैक्ट या पूना समझौता। और इस हिसाब से सांप्रदायिक पंचाट खत्म हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था क्या, पूना पैक्ट 1932 में। किसने करवाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इसमें मेन आदमी रहे पूना पैक्ट को करवाने में। किसके खिलाफ हुआ था पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ हुआ था, जिसके में गांधी जी ने भूख हड़ताल भी कर ली थी। और उस टाइम वायसराय था विलिंगटन। तो ये था हमारा पूना पैक्ट के बारे में पूरा, जो कि 1932 में हुआ। एक चीज और हुई जो अभी सीपीओ में क्वेश्चन आया, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन सीपीओ में क्वेश्चन आया कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। अभी सीपीओ में पूछा था, मेरी शिफ्ट में था कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 3 डेट थी, 1930, 31, 32, 33। तो आंसर देना था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यही पूछा था वहां। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन उपस्थित हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो उपस्थित हुए वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। गांधी जी कौन से सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, केवल 1931 में, इसमें गांधी जी उपस्थित हुए। बाकी इसमें भी गांधी जी उपस्थित नहीं हुए थे, और इसमें भी गांधी जी उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, यही पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन उपस्थित हुआ, या गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए, या गोलमेज सम्मेलन कौन कौन सी डेट में हुए थे, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 1932 के बाद हम आगे चलेंगे। 1932 के बाद जो हमारी आगे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1937, 1935। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लो। 1935 में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम। उन्नीस सौ 35 में आया भारत सरकार अधिनियम।
भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे 1919 में आया था, 1909 में आया था, ऐसे ही 1935 में आया भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या क्या बातें कही गई? इस अधिनियम में पहली जो बात की गई थी, जो 1919 का द्वैध शासन था, वो खत्म कर दिया। द्वैध शासन खत्म कर दिया। जो 1919 में मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड ने द्वैध शासन लगाया था, वो द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। कब? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी, सही है या गलत है? तो वो चीज सही है, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और क्या हुआ? इसमें बोला गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 1935 में बात बोली और 1937 में स्थापना हो गई किसकी? फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई। और यही फेडरल कोर्ट 1950 में क्या बन गया? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। जो 1937 में फेडरल कोर्ट बना, वही फेडरल कोर्ट को 1950 में जब हमारा गणतंत्र हो गया, तो हमने सर्वोच्च न्यायालय का नाम दे दिया 1950 में। और जब सर्वोच्च न्यायालय हमारा बना, उस टाइम इसमें कितने जज थे? 8 जज। पूछा जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो कितने जज थे? 8। कहां है हमारा सर्वोच्च न्यायालय? दिल्ली में। ठीक है, द्वैध शासन खत्म हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट बना। 1937 में जो फेडरल कोर्ट बना, उसी को 1950 में हमने सर्वोच्च न्यायालय का नाम दे दिया। और जब वो बना, उसमें 8 जज थे। ठीक, अब आगे आरबीआई की स्थापना हुई। ये सीजीएल में आया था इसी बार। इसमें ये बोला गया कि भारत का अपना एक केंद्रीय बैंक होगा। तो केंद्रीय बैंक बना कौन सा? भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मुख्यालय है इसका कहां? मुंबई में। मुख्यालय कहां है इसका? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही स्थापना हुई थी किसकी? आरबीआई की। और यही सीजीएल के पेपर में पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। कब? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ इसका कब? 1949 में। पूछा जा सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक, आरबीआई की स्थापना हो गई। अब 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक बात और हुई। क्या हुई? जो वर्मा था, वर्मा, उसको भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया। पहले वर्मा भारत का हिस्सा था, लेकिन उसे भारत से अलग कर दिया गया। और आज ये किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से जाना जाता है वर्मा। आज हम इसे एक म्यांमार देश के नाम से जानते हैं। पहले भारत का हिस्सा था और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग कर दिया था। और ये यूपी पैट में पूछा गया था। अभी 2022 में जो पैट हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि वर्मा भारत से कौन से अधिनियम से अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से वर्मा अलग हो गया। अब आगे 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें एक था अनुदेश पत्र। अनुदेश पत्र। इन्हीं अनुदेश पत्रों को क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में ले लिया। कब? 1950 में, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तब
अनुदेश पत्र जो थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, इन्हीं अनुदेश पत्रों को किस रूप में ले लिया? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में ले लिया गया था अनुदेश पत्र को। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। और ये अनुदेश पत्र किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अब इसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का 75% हिस्सा कहां से लिया गया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमारे संविधान का कितना परसेंट हिस्सा लिया गया है? संविधान का 75% हिस्सा लिया गया है इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है भाई। अनुदेश पत्र जो थे वो संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़े गए, तो ऐसे करके 75% हिस्सा लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान का। ठीक। अब 1935 हुआ पूरा। अब 1937 में क्या हुए? चुनाव हुए। चुनाव हुए। पेपर में पूछा जाता है कि चुनाव कब कराए गए? तो 1937 में। बहुत आपने पेपर सेटों में शायद लगाया भी हो कि चुनाव कब हुए थे। 1937 में चुनाव हुए। उस टाइम टोटल 11 प्रांत थे भारत में। 11 में से 8 प्रांत में कौन जीती? कांग्रेस। और 3 प्रांत में कौन जीता? मुस्लिम लीग। 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग जीती और 8 प्रांत में कांग्रेस जीती जब 1937 में चुनाव कराए गए। ठीक है। अब कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली और सरकार चली कितनी? 28 महीने। 28 महीने सरकार चली। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। 28 महीने बाद सरकार गिर गई और जब सरकार गिरी उस दिवस को मुस्लिम लीग ने किस दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी 28 महीने बाद। तो मुक्ति दिवस जब सरकार गिरी उस दिन को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में 28 दिसंबर 1939। बहुत पूछा जा रहा है पेपरों में। मुस्लिम लीग ने एक दिवस और मनाया था 16 अगस्त 1946 को। वो था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। और ये ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया है। अभी एनटीए ने जो ईपीएफओ का पेपर कराया था एसएससी का, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग की एक रिपोर्ट बहुत फेमस है जिसे बोलते हैं पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत फेमस है। 1938 में आई थी और ये यूपीएससी ने पूछा है ईपीएफओ के एग्जाम में 2021 में कि पीरपुर रिपोर्ट किसने जारी करी थी? तो मुस्लिम लीग ने जारी करी थी 1938 में। ठीक है। तो ये चीजें 1937 से संबंधित जो भी थी मैंने आपको यहां बता दी। 1937 के बाद 1938 में कुछ नहीं हुआ। 1939 में मैंने बताया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। ठीक है। अब 1940 में आंदोलन चला। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला? 1940 में। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? किसने चलाया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसमें 2 लोग गांधी जी ने जोड़े। जो पहले लोग इसमें जुड़े वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। और दूसरे लोग जो इसमें जुड़े वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, और दूसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पहले कौन थे या दूसरे कौन थे। ऐसे करके पेपर सेटों में आपने लगाया भी होगा। ठीक है। विनोबा भावे जो थे 1951 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन पेपर में पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन कब चला? 1951 में। किसने चलाया?
विनोबा भावे जो थे इन्होंने चलाया। कहाँ? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है पोचमपल्ली, वहां चलाया था भूदान आंदोलन 1951 में। और ये एनडीए ने पूछा है, यूपीएससी ने एनडीए में पूछा है, और मैं देखता हूं कि बहुत पेपर सेटों में भी ये पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया, जिसमें दो लोग जुड़े, पहले विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 1940 के बाद 1942 में एक आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में। किसने शुरू किया? गांधी जी ने। क्या नारा दिया? करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। डेट बहुत पूछी जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन रात को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन जीरो आर, ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आवर क्यों शुरू किया? ऑपरेशन जीरो आवर, जो भी लोग थे जैसे गांधी जी, जो भी इस आंदोलन से जुड़े थे, सभी को पकड़ के जेल में बंद कर देना था इस ऑपरेशन का उद्देश्य, जिससे कि भारत छोड़ो आंदोलन को आगे ना बढ़ाया जा सके। और जो भी फेमस नेता थे, इस ऑपरेशन जीरो आर से पकड़ के सभी को बंद कर दिया गया। तो पेपर में पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आर कौन से आंदोलन के तहत चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। सभी नेताओं को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ नेता बाहर रह गए। जैसे कौन? जयप्रकाश नारायण। पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसने भूमिगत रहकर, भूमिगत मतलब घर में दुबक के, भूमिगत रहकर मतलब छिपकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था? वो थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया, आंदोलन को आगे बढ़ाया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और इन्होंने एक दल चलाया था, आजाद दस्ता, आजाद दस्ता दल। ये यूपीएससी ने ईपीएफओ में पूछा है। आजाद दस्ता दल किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने, क्योंकि जब सब नेता जेल में बंद हो गए तो इन्होंने इस आंदोलन को भूमिगत रहकर आगे बढ़ाया था। किसने? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी, जिनमें मेन नाम आता है उषा मेहता, उषा मेहता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम नाम से रेडियो प्रोग्राम चलाया था। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से रेडियो प्रोग्राम चलाया था। किसने? उषा मेहता जो थी इन्होंने। ठीक है। और महिलाएं इसमें शामिल थी। सुचेता कृपलानी जो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी इसमें शामिल थी। अरुणा आसफ अली भी इसमें शामिल थी। लेकिन वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से रेडियो प्रोग्राम किसने चलाया था? उषा मेहता जो थी इन्होंने चलाया था इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। अब भारत छोड़ो आंदोलन में जो विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ था वो कौन था? लुई फिशर। लुई फिशर पत्रकार था जो कि गांधी जी के साथ था भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के साथ था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो एक हिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? हिंसक आंदोलन। बहुत जगहों पे आगजनी हुई, हिंसा हुई थी इस आंदोलन में, तो इसे हिंसक आंदोलन का नाम दिया गया था। अगर आरओ यारो वगैरह आप दोगे तो वहां कूट के फॉर्म में आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन एक हिंसक आंदोलन था, तो ऐसे करके पूछेगा पहला और दूसरा दोनों सही है, या पहला सही है या दूसरा सही है, ऐसे करके। ठीक है। हिंसक आंदोलन था ये। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे अलग अलग जगहों पे कुछ सरकारें बन गई थी। जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, महाराष्ट्र में एक जगह है कौन सी? सतारा। सतारा में क्या हुआ था? समांतर सरकार बन गई,
समानांतर सरकार। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार बनी जो कि 3 साल तक चली। 3 साल तक ये सरकार चली थी, समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में बनी। यूपी में समानांतर सरकार बनी कहां? बलिया में बनी। किसने बनाई थी? चित्तू पांडे जो थे, इन्होंने यूपी के बलिया में समानांतर सरकार बना दी थी। और यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन। बंगाल में समानांतर सरकार बनी जिसका नाम था तामलुक। और इसका जो सैन्य संगठन था उसे बोलते थे विद्युत वाहिनी। जो इसके सैन्य संगठन का नाम था वो था विद्युत वाहिनी। बंगाल में तामलुक में सैन्य संगठन विद्युत वाहिनी था। यहाँ एक समानांतर सरकार बनी। यूपी में बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बना ली और महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार बनी थी, जो कि सीडीएस वगैरह में हर जगह ये क्वेश्चन पूछे गए और आपके शायद पेपर सेटों में भी ये आते हो। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का पूरा जो क्वेश्चन यहां से बन सकते थे। गांधी जी ने 1932 में एक संघ शुरू किया था जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। किसने चलाया था? महात्मा गांधी। जब पूना पैक्ट हुआ था ना, तभी ये शुरू किया था इन्होंने, हरिजन सेवक संघ। कब? 1932 में। और इसका दूसरा नाम था ऑल इंडिया अस्पृश्यता निषेध लीग। ऑल इंडिया अस्पृश्यता निषेध लीग की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने 1932 में। बहुत आता है पेपरों में, ऑल इंडिया अस्पृश्यता निषेध लीग या हरिजन सेवक संघ। ठीक। 1942 के बाद जो इंपॉर्टेंट डेट हमारी रहेगी, 1942 के आंदोलन के बाद अंग्रेजों को पता लग गया कि अब भारत में हम सरकार नहीं चला पाएंगे और एक मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन। कब? 1946 में। मेरी पढ़ाने की शुरुआत इसी वर्ड से हुई है। जो मेरी पहली क्लास है संविधान सभा की, मैंने यहीं से पढ़ाना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। और यूपीएससी का जब ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था ना मेरा, तो उसमें ये क्वेश्चन था यहाँ से, तो इसीलिए मैंने यहीं से शुरू किया, कैबिनेट मिशन से। क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो हमारी संविधान सभा बननी थी वो इसी मिशन के कहने पे बनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, मार्च 1946 में आया ये कैबिनेट मिशन। क्या काम, कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति जो इसमें थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति जो इसमें थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। अब जो यूपीएससी ने ईपीएफओ में पूछा, वो पूछा निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन तीनों के अलावा जो नाम होगा वही आंसर है। उस टाइम जो हमारा वायसराय था वो था लॉर्ड बेवेल। वायसराय कौन था भारत का? वेवेल हमारे यहाँ का वायसराय था 1946 में। तो चौथा ऑप्शन यही था और यही उसका आंसर था, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था बल्कि भारत का वायसराय था वेवेल उस टाइम। ठीक है। क्या काम था कैबिनेट मिशन का? कैबिनेट मिशन का काम था भारत की संविधान सभा तैयार कराना। जो संविधान सभा को बनाने में मेन रोल रहा वो कैबिनेट मिशन ने ही शुरू किया था। भारत की संविधान सभा को बनाने के लिए ही कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। और 1947 में एक अधिनियम आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947 में एक अधिनियम आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 18 जुलाई 1947 में। और इसी अधिनियम से 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत आजाद हो गया।
और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। 18 अगस्त भारत सरकार अधिनियम 18 जुलाई 1947 में जो आया, इससे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा बन गई, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, दोनों देशों के बीच में एक रेखा खींच दी गई, रेड क्लिफ रेखा। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के वायसराय थे जब भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद पेपर में क्वेश्चन आया कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय वो थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भारत जब आजाद हुआ तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वो भारतीय पूछेगा तब हम लगाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय थे। ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति चुन लिए गए। राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। भारत गणतंत्र बन गया। ठीक है। तो आज हमने पूरी क्लास में 1925 से 1947 तक पढ़ लिया। बहुत अच्छे से मैंने एक एक डेट आपकी कवर करी है यहाँ। अब हम एक क्लास में वायसराय कवर करेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे सीजीएल वगैरह आप दोगे। सीजीएल के मेंस में पिछली बार पूछा भी गया था, वायसराय पूछे थे और मैचिंग के लिए आया था वो क्वेश्चन। और एक में हम आंदोलन पढ़ेंगे, सुधार आंदोलन। और एक क्लास में हम बुक्स और उनके लेखक पढ़ेंगे, जो कि गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी। तो ऐसे करके 3 क्लासों में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एकदम आपकी कवर हो जाएगी। और उसके बाद आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन लगाना, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।